मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी.के. मिश्रा, श्री राजीव गाबा, सीबीसी श्री सुरेश पटेल, अन्य सभी कमिश्नर्स, देवी और सज्जनों, ये सतर्कता सप्ताह सरदार साहब की जन्म जयंती से शुरू हुआ है। सरदार साहब का पूरा जीवन ईमानदारी, पारदर्शिता और इससे प्रेरित पब्लिक सर्विस के निर्माण के लिए समर्पित रहा और इसी कमिटमेंट के साथ आपने सतर्कता को लेकर जागृति का ये अभियान चलाया है। इस बार आप सभी विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत इस संकल्प के साथ सतर्कता सप्ताह मना रहे हैं। ये संकल्प आज के समय की मांग है, प्रासंगिक है और देशवासियों के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, विकसित भारत के लिए विश्वास और विश्वसनीयता, ये दोनों बहुत आवश्यक है। सरकार के ऊपर जनता का बढ़ता हुआ विश्वास जनता का भी आत्मविश्वास बढ़ाता है। हमारे यहां मुश्किल ये भी रही कि सरकारों ने जनता का विश्वास तो खोया ही, जनता पर भी विश्वास करने में पीछे रही। गुलामी के लंबे कालखंड से हमें भ्रष्टाचार की, शोषण की, संसाधनों पर कंट्रोल की जो लीगेसी मिली, उसको दुर्भाग्य से आजादी के बाद और विस्तार मिला और इसका बहुत नुकसान देश ने चार पीढ़ी ने उठाया है। लेकिन आजादी के इस अमृतकाल में हमें दशकों से चली आ रही इस परिपाटी को पूरी तरह बदल देना है। इस बार 15 अगस्त को लाल किले से भी मैंने कहा है कि बीते 8 वर्षों के श्रम, साधना, कुछ इनिशिएटिव, उसके बाद अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। इस संदेश को समझते हुए, इस मार्ग पर चलते हुए हम विकसित भारत की तरफ तेजी से जा पाएंगे। साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार की और देशवासियों को आगे बढ़ने से रोकने वाली 2 बड़ी वजह रही है। एक, सुविधाओं का अभाव और दूसरा, सरकार का अनावश्यक दबाव। लंबे समय तक हमारे यहां सुविधाओं का, अवसरों का अभाव बनाए रखा गया। एक गैप, एक खाई बढ़ने दी गई। इससे एक अस्वस्थ स्पर्धा
शुरू हुई जिसमें किसी भी लाभ को, किसी भी सुविधा को दूसरे से पहले पाने की होड़ लग गई। इस होड़ ने भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम बनाने के लिए एक प्रकार से खाद पानी का काम किया। राशन की दुकान में लाइन, गैस कनेक्शन से लेकर सिलेंडर भरवाने में लाइन, बिल भरना हो, एडमिशन लेना हो, लाइसेंस लेना हो, कोई परमिशन लेनी हो, सब जगह लाइन। ये लाइन जितनी लंबी, भ्रष्टाचार की जमीन उतनी ही समृद्ध। और इस तरह के भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ता है तो वो है देश का गरीब और देश का मध्यम वर्ग। जब देश का गरीब और मध्यम वर्ग अपनी ऊर्जा इन्हीं संसाधनों को जुटाने में लगा देगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकसित होगा। इसलिए हम बीते 8 वर्षों से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई के गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने कई रास्ते चुने हैं। 3 प्रमुख बातों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक, आधुनिक टेक्नोलॉजी का रास्ता। दूसरा, मूल सुविधाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य। और तीसरा, आत्मनिर्भरता का रास्ता। अब जैसे राशन को ही लीजिए, बीते 8 वर्षों में हमने पीडीएस को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर कर दिया। इसी प्रकार डीबीटी से अब सरकार द्वारा दिया जाने वाला लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। इस एक कदम से ही अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचा है। 2 लाख करोड़ रुपया। कैश आधारित अर्थव्यवस्था में घूसखोरी, कालाधन, ये डिटेक्ट करना कितना मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। अब डिजिटल व्यवस्था में लेन देन का पूरा ब्यौरा कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो रहा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैम जैसी व्यवस्था, सरकारी खरीद में कितनी पारदर्शिता आई है, ये जो भी इसके साथ जुड़ रहे हैं उसका महत्व समझ रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं। साथियों, किसी भी सरकारी योजना के हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचना, सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना समाज में भेदभाव भी समाप्त करता है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को भी खत्म कर देता है। जब सरकार और सरकार के विभिन्न विभाग खुद ही आगे बढ़कर हर पात्र व्यक्ति को तलाश रहे हैं, उसके दरवाजे जाकर दस्तक दे रहे हैं, तो जो बिचौलिए बीच में बने रहते हैं उनकी भूमिका भी समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारी सरकार द्वारा हर योजना में सैचुरेशन के सिद्धांत को अपनाया गया है। हर घर जल, हर गरीब को पक्की छत, हर गरीब को बिजली कनेक्शन, हर गरीब को गैस कनेक्शन, ये योजनाएं सरकार की इसी अप्रोच को दिखाती हैं। साथियों, विदेशों पर अत्यधिक निर्भरता भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण रही है। आप जानते हैं कि कैसे दशकों तक हमारे डिफेंस सेक्टर को विदेशों पर निर्भर रखा गया।
इस वजह से कितने ही घोटाले हुए। आज हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए जो जोर लगा रहे हैं, उससे भी इन घोटालों का स्कोप भी समाप्त हो गया है। राइफल से लेकर फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक आज भारत खुद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिफेंस ही नहीं, बल्कि बाकी जरूरतों के लिए भी हमें विदेशों से खरीद कम से कम उस पर निर्भर रहना पड़े। आत्मनिर्भरता के ऐसे प्रयासों का उसको आज बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, सीबीसी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सबके प्रयास को प्रोत्साहित करने वाला संगठन है। और पिछली बार मैंने आप सभी से प्रिवेंटिव विजिलेंस पर ध्यान देने का आग्रह किया था। मुझे बताया गया है कि आपने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। इसके लिए जो 3 महीने का अभियान चलाया गया है, वो भी प्रशंसनीय है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और इसके लिए ऑडिट का, इंस्पेक्शन का एक पारंपरिक तरीका आप अपना रहे हैं, लेकिन इसको और आधुनिक, अधिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कैसे बनाएं, इसको लेकर भी आपको जरूर सोचते रहे हैं और सोचना भी चाहिए। साथियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जो इच्छा शक्ति दिखा रही है, वैसी ही इच्छा शक्ति सभी विभागों में भी दिखनी आवश्यक है। विकसित भारत के लिए हमें एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम विकसित करना है जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखता हो। ये आज सरकार की नीति में, सरकार की इच्छा शक्ति में, सरकार के फैसलों में आप हर डगर पे देखते होंगे। लेकिन यही भाव हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के डीएनए में भी मजबूती से बनना चाहिए। एक भावना यह है कि जो भ्रष्ट अफसर होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, चाहे वो आपराधिक हो या फिर विभागीय, बरसों तक चलती रहती है। क्या हम भ्रष्टाचार से संबंधित डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को मिशन बोर्ड में एक अवधि तय करके पूरा कर सकते हैं? क्योंकि ये लटकती तलवार उसको भी परेशान करती है। अगर वो निर्दोष है और इस चक्र में आ गया, तो उसको इस बात का बड़ा जीवन भर दुख रहता है कि मैंने प्रामाणिकता से जिंदगी जी और मुझे कैसा फंसा दिया, और भी निर्णय नहीं कर रहे हैं। जिसने बुरा किया है उसका नुकसान अलग चीज है, लेकिन जो इसने नहीं किया वो इस लटकती तलवार के कारण सरकार के लिए और जीवन के लिए हर प्रकार से बोझ बन जाता है। अपने ही साथियों को इस प्रकार से लंबे लंबे समय तक लटकाए रखने से क्या फायदा है? साथियों, इस तरह के आरोपों पर जितनी जल्दी फैसला होगा, उतना ही प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, उसकी शक्ति बढ़ेगी। जो क्रिमिनल केसेस हैं, उनमें भी तेजी से कार्रवाई किए जाने, उनकी लगातार मॉनिटरिंग किए जाने की आवश्यकता है। एक और काम जो किया जा सकता है वो है पेंडिंग करप्शन केसेस के आधार पर डिपार्टमेंट्स की रैंकिंग। अब उसमें भी हम स्वच्छता के लिए जैसे हम कंपटीशन करते हैं, इसमें भी करें। देखें तो कौन डिपार्टमेंट इसमें बड़ा उदासीन है, क्या कारण है, और कौन डिपार्टमेंट है जो बहुत तेजी से इस समस्या को गंभीरता से लेकर के आगे बढ़ रहा है। और इससे जुड़ी रिपोर्ट्स का मासिक या तिमाही पब्लिकेशन अलग अलग विभागों को भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे केसों को तेजी से निपटाने के लिए प्रेरित करेगा। हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक और काम करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि विजिलेंस क्लियरेंस में काफी समय लग जाता है। इस प्रक्रिया को भी टेक्नोलॉजी की मदद से स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। एक विषय और
जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है पब्लिक ग्रीवेंस के डेटा का। सरकार के विभिन्न विभागों में सामान्य मानवी द्वारा शिकायतें भेजी जाती हैं, उनके निपटारे का भी एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अगर पब्लिक ग्रीवेंस के डेटा का हम ऑडिट कर सके तो ये पता लगेगा कि कोई खास विभाग है कि वहां ज्यादा से ज्यादा शिकायत आ रही है, कोई खास पर्सन है उसी के यहां सब सारा मामला जाकर के अटकता है, क्या कोई प्रोसेसिंग पद्धतियां जो है हमारी उसी में कोई गड़बड़ है जिस कारण मुसीबतें आ रही है। मुझे लगता है ऐसा करके आप उस विभाग में भ्रष्टाचार की तह तक आसानी से पहुंच पाएंगे। हम इन कंप्लेंट को आइसोलेटेड नहीं देखना चाहिए, पूरी तरह कैनवास पर रख करके सारा एनालिसिस करना चाहिए और इससे जनता का भी सरकार और प्रशासनिक विभागों पर विश्वास और बढ़ेगा। साथियों, करप्शन पर निगरानी के लिए हम समाज की भागीदारी, सामान्य नागरिक की भागीदारी को हम अधिक से अधिक कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस पर भी काम होना चाहिए। इसलिए भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। ये आप जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है। किसी भ्रष्टाचारी को राजनीतिक सामाजिक शरण न मिले। हर भ्रष्टाचारी समाज द्वारा कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। ये वातावरण बनाना भी बहुत आवश्यक है। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है। ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में। ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। इसमें भी आपके विभाग द्वारा की गई ठोस कार्रवाई की बड़ी भूमिका है। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो कुछ और बातें भी करने का मन स्वाभाविक करता है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीवीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों। लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों। कुछ बचा नहीं मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं दोस्तों, चल पड़िए ईमानदारी के लिए, चल पड़िए। आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए
आप देखिए, ईश्वर आपके साथ चलेगा, जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी। कुछ लोग चिल्लाते रहेंगे क्योंकि उनका निजी स्वार्थ होता है, उनके स्वयं के पैर गंदगी में पड़े हुए होते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश के लिए, ईमानदारी के लिए काम करते समय कुछ भी अगर इस प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आप सभी साक्षी हैं, जब आप कन्विक्शन के साथ एक्शन लेते हैं, कई मौके आपके जीवन में भी आए होंगे, समाज आपके साथ खड़ा ही रहा होगा दोस्तों। भ्रष्टाचार मुक्त देश और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए सीबीसी जैसी संस्थाओं को निरंतर जागरूक रहना वो एक विषय है, लेकिन उन्हें सारी व्यवस्थाओं को भी जागरूक रखना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो क्या करेंगे, 4-6 लोग एक दफ्तर में बैठ करके क्या कर पाएंगे। पूरी व्यवस्था उनके साथ जब तक जुड़ती नहीं है, उस स्पिरिट को लेकर के जीती नहीं है, तो व्यवस्थाएं भी कभी कभी चरमरा जाती है। साथियों, आपका दायित्व बहुत बड़ा है, आपकी चुनौतियां भी बदलती रहती हैं, और इसके लिए आपके तौर तरीकों में, कार्यप्रणाली में भी निरंतर गतिशीलता आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि आप अमृत काल में एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम के निर्माण में अहम भूमिका निभाते रहेंगे। मुझे अच्छा लगा, आज कुछ स्कूल स्टूडेंट्स यहां बुलाए गए हैं, सबने ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया। एक लगातार क्विज कंपटीशन की भी परंपरा विकसित की जा सकती है, लेकिन एक बात की तरफ मेरा ध्यान गया, आपका भी ध्यान गया होगा, आपने भी उसको देखा होगा, बहुतों ने देखा होगा, बहुतों ने जो देखा उस पर सोचा होगा, मैंने भी देखा, मैंने भी सोचा। सिर्फ 20% पुरुष भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई में इनाम ले गए, 80% बेटियां ले गई। पांच में से 4 बेटियां, मतलब ये 20 को 80 कैसे करे, क्योंकि दौड़ तो उनके हाथ में है। इन पुरुष में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ वही ताकत पैदा हो जिन इन बेटियों के दिल दिमाग में पड़ी है, उज्जवल भविष्य का रास्ता वही बनेगा। लेकिन आपके इस प्रिवेंटिव, इस दृष्टि से ये एक अभियान अच्छा है कि बच्चों के मन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत पैदा होनी चाहिए। जब तक गंदगी के खिलाफ नफरत पैदा नहीं होती, स्वच्छता का महत्व समझ नहीं आता है। और भ्रष्टाचार को कम ना आके पूरी व्यवस्था को चरमरा देता है, पूरी व्यवस्था को चरमरा देता है। और मैं जानता हूं इस पर बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार सजग रहना पड़ेगा। कुछ लोग अपनी शक्ति इसलिए भी लगाते हैं कि इतने कानूनों में से बाहर कैसे रह करके सब किया जाए। वो ज्ञान का उपयोग वो भी करते हैं, एडवाइस भी करते हैं इसके लिए कि इस दायरे के बाहर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब दायरा बढ़ता ही चला जा रहा है, आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो समस्या आनी है, और अब बचना मुश्किल है जी। टेक्नोलॉजी कुछ न कुछ तो सबूत छोड़ रही है। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी की ताकत का उपयोग होगा, हम व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं और बदली जा सकती है। हम कोशिश करें। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद भाइयों। बहुत बहुत